हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के चैप्टर 8 के बारे में। ठीक है ना। पूरा ये लेक्चर हिंदी में रहेगा, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश से है। ठीक है। पूरा लेक्चर पूरा आपका हिंदी से रहेगा। आप डायरेक्ट आपके पास था, आप डायरेक्ट खोल के बैठ जाइए। ठीक है ना। तो आज हम चैप्टर 8 को डिस्कस करने वाले, जो जहाँ पे हिंदी में बात करें तो यहाँ पे शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति के बारे में बात किया गया है। ठीक है ना। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर द गुड बिहेवियर। अब यहाँ पे सेक्शन 106 लेके 110 तक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है। सबसे मेन चीज़ आपकी यहाँ से आती है, क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है कि चैप्टर 8 जो सीआरपीसी का है उसका नाम क्या है। तो परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचरण की प्रतिभूति के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को दोषित किया जा रहा है और वहाँ पर ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो जिस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है तो हो सकता है दोबारा भी वह अपराध करे, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी के रूप में या फिर ऐसा बंद पत्र जो भरवाया जाता है। ठीक है। बॉन्ड्स जिसको कहते हैं, या फिर कोई प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पे इस सदाचार की प्रतिभूति यहाँ पे रखवाई जाती है ताकि वो आगे अपराध ना करे। ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले बात करें सेक्शन 106 के बारे में। 106 ये क्या बात करता है, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के प्रतिभूति। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आती है कि यहाँ पे दोष सिद्धि के बारे में बात किया गया, यानी जो व्यक्ति जिसको कन्विक्ट कर दिया गया है उससे प्रतिभूति लेने की बात यहाँ से की जा रही है। इसमें ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसको कन्विक्ट नहीं किया गया। ठीक है। तो ऐसा ही व्यक्ति इसमें इसके अंतर्गत आएगा जिसको कन्विक्ट किया जा चुका है और उससे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति ली जा रही है कि वो हो सकता है आगे कुछ दंगा फसाद करवा दे, तो वहाँ पे इसके लिए यहाँ पे उससे सिक्योरिटी रखवाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्लॉज क्या कहता है, जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण के लिए दोष सिद्ध ठहराता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप मेन यहाँ पे क्या है, सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर पावर किसको है, 106 में धारा 106 दो सिद्धि में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति के बारे में। प्रतिभूति कौन ले सकता है, यहाँ पर 106 के अंदर सेशन न्यायालय पहला आएगा। ठीक है ना। और दूसरा आएगा आपका JMFC। ठीक है, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यहाँ पे दो यहाँ पे जज हैं जहाँ जो क्या कर सकते हैं, इसमें प्रतिभूति ले सकते हैं। तो पहला कौन सा आ गया, सेशन न्यायालय आ गया। दूसरा आपका JMFC प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आ गया। इन्हीं दो के पास पावर है कि आप उनसे अपराधी जो हैं, ठीक है ना, जिनको सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है उससे प्रतिभूति ले सकते हैं। लेकिन तब जबकि ये उनकी राय है, किसकी, न्यायालय की ये राय है और ये आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है। अर्थात जिसको दंडादेश दिया जा रहा है, ठीक है, अब उसको कोर्ट को लगता है कि ये हो सकता है इसको दंडादेश तो दे दें, लेकिन मान लीजिए किसी के माध्यम से दंगा फसाद करा दे, ठीक है ना, शहर में, या फिर कोई अनलॉफुल असेंबली वगैरह ऐसा करके कुछ आगे कार्रवाई में बाधा डाले, तो यहाँ पे इस प्रकार से उसके लिए यहाँ पे प्रतिभूति ली जाती है। न्यायालय को ऐसा लगता है तो वहाँ पे 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ये प्रतिभूति ले सकता है। ठीक है ना। 3 वर्ष तक की यहाँ पे प्रतिभूति की बात की गई है। और यहाँ पे पावर किसके पास है, सेशन न्यायालय और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास यहाँ पे पावर दिया गया है। अब उपधारा 2 में कौन कौन से अपराध के बारे में बताया है, यहाँ पे बताया गया ना कि उपधारा 2 में जो निर्दिष्ट अपराध है उन्हीं के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रतिभूति ली जाएगी। और कब तक के लिए, 3 वर्ष तक के लिए यहाँ पे प्रतिभूति ले सकता है सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट पर, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि दो सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति लेने का पावर किसके पास है। तो किसके पास है, या तो सेशन न्यायालय होना चाहिए या फिर JMFC होना चाहिए, उन्हीं के पास पावर है। और 3 वर्ष तक, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए यहाँ पे प्रतिभूति ली जा रही है। ठीक है। तो प्रतिभूतियों सहित या रहित बंध प्रति निष्पादित करने का आदेश दे सकता है न्यायालय। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें उपधारा 2 में। उपधारा 2 में किसके बारे में, कौन से अपराध बताएंगे जिसके लिए प्रतिभूति ली जा रही है 106 में। तो सबसे पहला आता है आपका
कि अध्याय 8 के अधीन दंडनीय कोई अपराध जो धारा 153A 153B या 154 के अधीन दंडनीय अपराध से भिन्न है। यानी कि यहाँ पे 153A 153B और 154 जो आईपीसी में बताए गए धारा, इनको छोड़कर जो चैप्टर 8 में है दंडनीय अपराध है, उनके लिए प्रतिभूति लिया जा सकता है। अब चैप्टर 8 क्या बात करता है यहाँ पे, तो चैप्टर 8 आपका बात करता है जो सेक्शन 141 से यहाँ पे बताया गया है आपका, तो जी अनलॉफुल असेंबली हो गया इसके अंतर्गत, ठीक है, दंगा हो गया, बलवा हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो चैप्टर 8 में क्या बताया गया, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है, जो 141 से लेकर 160 तक में यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। कितना, सेक्शन 141 से 160 तक का प्रोविजन इसमें दिया गया है चैप्टर 8 आईपीसी में। तो इन्हीं से संबंधित अपराध के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिभूति ली जा सकती है, लेकिन कुछ अपराध छोड़ गई थी यहाँ पे 153A 153B 154 के छोड़कर, इसके अलावा जितने भी अपराध हैं उसके लिए प्रतिभूति ली जा सकती है। या फिर ऐसा अपराध या जिसके अंतर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टी करना, यानी कि जो हमला है, हमला कहाँ पे डिफाइन किया गया है आईपीसी में, तो आईपीसी में आपका हमला डिफाइन किया गया है 351 में, ठीक है। उसी प्रकार से आपराधिक बल आपका डिफाइन किया गया है 350 में, और इसी में और बल के बारे में बात करें तो बल से ही आपराधिक बल बनता है, तो बल कहाँ पे 349 में परिभाषित किया गया है। तो या फिर रिष्टी जो 425 में है आईपीसी में, तो यहाँ पे इसके लिए भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, सिक्योरिटी ली जा सकती है, और 3 वर्ष तक की यहाँ पे सिक्योरिटी ली जा सकती है। आपराधिक अवित्राश का कोई अपराध, यानी कि धमकी से संबंधित जो 506 में बताया गया है आपका, उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो उसके लिए भी प्रतिभूति ली जा सकती है। कोई अन्य अपराध ऐसा कारित कर दिया जाए जिससे परिशांति भंग हुई हो, या फिर जिससे परिशांति भंग होना आशय, यहाँ पे आशय उसको क्या है, यहाँ पे आशंका है कि वो क्या कर सकता है, परिशांति भंग कर सकता है, या फिर जिसके बारे में ज्ञात है कि उसने परिशांति भंग करना संभाव्य है, संभावना है कि हो सकता है कर दे, ठीक है, या फिर उसका आशय हो, इंटेंशन हो कि वो परिशांति भंग करेगा। तो यहाँ पर उसके लिए भी सिक्योरिटी की पीस के लिए, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यहाँ पर 3 वर्ष तक के लिए यहाँ पे उससे प्रतिभूति ले सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे थर्ड की बात करें यहाँ पर, तो ये दो सिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है, तो बंद पत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया शून्य हो जाएगा। यानी कि यदि दो सिद्धि जो की गई है और उससे अपील की जाती है, ठीक है, और अपील पर या फिर अन्यथा क्या कर दी जाती है, उसको अपास कर दिया जाता है। यानी जो दो सिद्धि है वो अपील में या फिर अन्यथा किसी भी प्रकार से उसको अपास्त कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है जो कन्विक्शन था। तो वहाँ पर जो बंध पत्र भरवाया गया था, ठीक है, जो बॉन्ड निष्पादित करवाया गया था, एग्जीक्यूट करवाया गया था, वो वहाँ पर जिस दिन से यहाँ पे शून्य अपास कर दी जाएगी ये दो सिद्धि, तब से ये शून्य हो जाएगा जो बंध पत्र था, ठीक है। और फोर्थ क्लॉज आपका कहता है कि इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा जब वो कि वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो किया जा सकेगा, ठीक है ना। तो इस धारा के अधीन जो आदेश है तो अपील न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, या फिर किसी अन्य न्यायालय जब वो पुनरीक्षण रिवीजन का केस चल रहा है, ठीक है, रिवीजन चल रहा है, वहाँ पर भी इसका शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 106 है, इसका 2 पार्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि उपधारा 1 जो बताया गया है, और दूसरा उपधारा 2, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा, और यदि नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है आपका, 107 धारा 107 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। अब अन्य दशाएं कौन सी होती है, अब यहाँ पर देखा जाए तो जो 106 हमने देखा था, वहाँ पे क्या है कि JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ले रहा है, सेशन न्यायालय ले रहा है। लेकिन यहाँ पे 107 में बात करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उसको पावर दी गई है कि यदि उसको ऐसी सूचना मिलती है, इत्तला मिलती है कि या फिर संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या ऐसा कोई सदोष कार्य करेगा जिससे संभावित परिशांति भंग हो जाएगी या फिर लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, लिखित रूप से आवेदन, किसी भी तरह से यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या करेगा, परिशांति भंग करेगा, लोग प्रशांति भंग करेगा, लोगों को क्या है डराए धमकाए कुछ भी करेगा, या फिर कोई ऐसा कार्य सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्य है, यानी ऐसी संभावना है कि क्या हो जाएगा, जो परिशांति है, लोगों के बीच में शांति बनी हुई है, वो भंग हो जाएगी,
तो वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो ये कार्रवाई करेगा उस पर, ठीक है ना, उस व्यक्ति पर वो कार्रवाई करेगा और यहाँ पे एक आदेश देगा कि कि वह कारण दर्शित करे, ठीक है ना। ये अपेक्षा कर सकता है उस व्यक्ति से कि कारण दर्शित करे कि कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभों सहित या रहित बंद पर निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा सूचना मिली है, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, परिशांति भंग कर सकता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उससे अपेक्षा करेगा कि यह कारण दर्शित करे वह व्यक्ति। कौन व्यक्ति? जो परिशांति भंग करने के लिए आशायित है, ठीक है। तो उस जैसे बी नाम का व्यक्ति है कि ए नाम का मजिस्ट्रेट है, ठीक है। अब ए को सूचना मिलती है कि बी क्या कर देगा, करेगा, लोक प्रशांति को भंग करेगा, तो ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है इससे अपेक्षा करेगा बी से कि यह कारण दर्शित करे, रीजन बताए कि क्यों इसके खिलाफ यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, अभी 1 वर्ष से अधिक मतलब कि यहाँ पे 2 महीने का हो सकता है, 4 महीने का हो सकता है, 6 महीने, 8 महीने, ठीक है ना, 1 साल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 1 साल तक के लिए यहाँ पर इसके खिलाफ प्रतिभों सहित रहित यहाँ पे बंद पर निष्पादित करने का आदेश कर सकता है यदि इसके पास पर्याप्त कारण है बी के पास कि वह परिशांति भंग नहीं करेगा, तो वहाँ पर इसके खिलाफ जारी नहीं किया जाता। यहाँ पे सिर्फ कारण पूछा जा रहा है कि क्यों ना इसके खिलाफ जारी किया जाए, ठीक है ना, आदेश ऐसा क्यों ना किया जाए। ये पर्याप्त कारण बता देता है तो नहीं होगा, ठीक है। यदि नहीं बता पाता तो वहाँ पे हो जाएगा 1 साल तक के लिए, 1 साल तक, यानी उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसका जो सबसेक्शन 2 है 107 का, ये क्या कहता है, जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो ऐसा कार्रवाई कर रहा है उपधारा 1 के अधीन, तो वह तभी कर सकता है जब यहाँ पे क्या किया जाए, या तो उसको ऐसी आशंका हो कि कोई किसी ऐसे स्थान पर परिशांति भंग करेगा जो उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर आता हो, ठीक है। या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्थानीय अधिकारिता के अंदर तो है लेकिन जो परिशांति भंग करना चाहता है इसकी अधिकारिता से बाहर करना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो इसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के, तो वहाँ पर उसको क्या कर सकता है, यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है उपधारा 1 की, ठीक है। तो ये हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब यहाँ पर भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, तो जहाँ किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बता दिया गया, यानी 107 में क्या है, 107 में क्या बताया गया था, स्थान के बारे में कि कोई किसी स्थान पर शांति भंग करेगा, ठीक है ना, जो व्यक्ति इसके स्थानीय अधिकारिता में है या फिर इसके बाहर किसी स्थान में ऐसा भंग करने वाला। लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया गया, अब इसकी स्थानीय अधिकारिता में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर क्या करेगा, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से, किसी भी माध्यम से वो क्या करेगा, कोई ऐसी बातें करता है, ठीक है ना, आशय फैलाता है, इंटेंशन के साथ फैलाता है ऐसी बातें, या फिर फैलाने का प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट करता है, या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है। अर्थात कौन सी बातें होगी, कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124A या फिर 153A, 153B, 295A के अधीन दंडनीय, यानी कि राष्ट्र से संबंधित हो, ठीक है ना, राजद्रोहात्मक बातें, देशद्रोह का संबंध किससे है, 124A से है, ठीक है, या फिर 153A जो राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है, ये बताया गया है। इस प्रकार से 295A ये IPC की है, इससे संबंधित कोई इसे बात करता है। या फिर बी नंबर क्या है, किसी न्यायाधीश से जो अपनी पद कर्तव्यों में निर्वहन कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है संबंध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अभितार से मानहानि कोर्ट में आती है। यानी कि जो कोई न्यायाधीश है वह अपने क्या कर रहा है, अपने पद कर्तव्यों को निर्वहन कर रहा है या कि कार्य करने का तात्पर्य रखता है, तो उससे संबंधित कोई ऐसी बात की जा रही है जो मानहानि की कोर्ट में आती है, ठीक है ना, आपराधिक अभितरास की कोर्ट में आती है, तो वह भी इसके अंतर्गत आएगा, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाना माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर उसका फैलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, दुष्प्रेरण करता है कि जाओ तुम ऐसा बोल के आओ, जैसे ए है, ठीक है ना, ए बी को दुष्प्रेरित करता है कि जाओ तुम ऐसी बातें करो जिससे यहाँ पर शांति भंग हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी ये 108 अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले देखिए 106
अभी जो हमने पढ़ा था और 107 पढ़ा था, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? 106 में जो यहाँ पे पावर किसके पास है? सेशन कोर्ट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, लेकिन यहाँ पे 107 में है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। अब 106 में दूसरा डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे 3 वर्ष तक के लिए प्रतिभूति ले सकता है और 107 में 1 वर्ष तक के लिए प्रतिभूति ले सकता है, ठीक है ना। तो ये एक कुछ डिफरेंस है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 108। अब यहाँ पर बात करें इसका जो क्लॉज 2 है, तो वहाँ पर भी और यहाँ पे भी 1 वर्ष का ही दिया गया है, ठीक है। तो 1 वर्ष तक का यहाँ पे प्रतिभूति ले सकता है। कौन ले सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट ले सकता है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर भी पावर है, ठीक है। और उसके बाद है, अब यहाँ पे दूसरा क्लॉज आता है आपका जो उपधारा 2 है 108 की। यहाँ पे क्या बता दिया? प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम। यहाँ पे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम बना हुआ है 1867 का है। उसमें दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित, प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशक ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है जो उपधारा 1 बताई गई है 108 की, ठीक है, राजद्रोहात्मक बातों के लिए। तो ये आप हेडिंग जरूर याद रखिएगा, हेडिंग से भी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे पूछ लिया जाएगा धारा 109 में क्या चीज़ बताया गया है, ठीक है। या फिर पूछ लेगा संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति किस सेक्शन में बताया गया है। ऑप्शन दे देगा, मान लो 107, 108, ठीक है ना, 106, 109। तो यहाँ पर किस में है, तो ये आपको देखना होगा, ठीक है ना। ये याद रहेगा आपको, तभी यहाँ पे आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करें धारा 109 की, तो 109 में आप देखिए कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है, तो यहाँ पर टोटल हम अगर बात करें तो सिर्फ 106 ही ऐसी धारा है जहाँ पर सेशन या जेएमएफसी को पावर दी गई। बाकी 107, 108, 109, 110 यहाँ पर किसके पास पावर है? यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा जी, ये आपका हो गया 1973 का ये सीआरपीसी है। इससे पहले जो सीआरपीसी लागू थी 1898 की, ठीक है ना, 1898 की जो सीआरपीसी लागू थी उसमें सबसे ज़्यादा पावर किसके पास थी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास रहती थी, जिसको अब वहाँ से निकाल कर यहाँ पे मजिस्ट्रेट को, जुडिशरी को दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 109 में किसके पास पावर है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास है। यहाँ पर भी 1 वर्ष तक के लिए यहाँ पे बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जा सकता है। यह कारण दर्शित करने के लिए भी यहाँ से बोला जाएगा मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को क्या सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता में के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानी बरत रहा है और ये विश्वास करने का कारण है कि वह किसी संज्ञेय अपराध की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसको सूचना क्या मिल रही है कि कोई उसकी अधिकारिता के अंदर कोई ए नाम का जैसे मान लो व्यक्ति आया है और वो क्या करेगा, उसकी अधिकारिता के अंदर कोई संज्ञेय अपराध करने के दृष्टि से कोई ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई की जा सकती है। किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा यह अपेक्षा की जाएगी कि वहाँ पे उससे कारण दर्शित करने को बोला जाएगा क्यों ना उसके खिलाफ 1 वर्ष तक के लिए सदाचार के प्रतिभाओं के लिए ऐसा पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों ना दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 109 में बता दिया गया है। उसी प्रकार से अब 110 की बात करते हैं। 110 में क्या बताया गया? अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। अभ्यासी का मतलब होता है जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, यानी कि एक के बाद एक अपराध करते रहते हैं, सुधरते नहीं हैं, ठीक है ना। कितना भी टॉर्चर कर लो, पुलिस में गए, केस हुआ, ठीक है ना, एक बार दोषी हुए, दोबारा छूट गए, फिर दोबारा फिर से किए, यानी कि अभ्यासी उनका काम ही ऐसा है, ठीक है ना। जैसे सीरियल किलर होते हैं ना मूवी वगैरह में, एक के बाद एक वो खून करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है अभ्यासिक अपराधी को सदाचार की प्रतिभूति। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की इत्तिला मिलती है, सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, लुटेरा है, गृह भेदक, चोर है या कूट रचयिता, ठीक है ना, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर जो क्या है, लुटेरा है, लूट वगैरह करता रहता है हमेशा, ठीक है ना, घर के ताले वगैरह तोड़ता रहता है, चोरी करता रहता है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट बनाता है जिसके माध्यम से कोई ऐसा अपराध करता है जो आईपीसी में बताया गया हो, ठीक है।
या फिर चुराई हुई संपत्ति या उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यस्त प्रापक है, यानी कि कोई चुराई हुई संपत्ति लेके आता है, संपत्ति चुरा कर लेके आता है और वो जानता है कि चुराई हुई संपत्ति, फिर भी वो उसको रखता है, ठीक है ना, अपने पास रखता है। या फिर चोरों की संरक्षा करता है, यानी कि जो चोर आए हुए हैं चोरी करके उनको संरक्षण दे रहा है, उनको संश्रय दे रहा है, या फिर चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में उनकी सहायता कर रहा है। अपहरण, व्यापहरण, उद्यापन, छल, रिष्टि, ये सब आईपीसी के अपराध बताए गए हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ चैप्टर 12 की बात करें, सिक्कों से संबंधित यहाँ पे अपराध बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 489 ABC, यहाँ पे करेंसी नोट से संबंधित यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे इसका अभ्यास या अपराध करता रहता है, या फिर प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है ऐसे अपराधों का, तो यहाँ पे उससे परिशांति भंग होती है, तो वहाँ पे उसके लिए क्या किया जा सकता है, यह उससे भी प्रतिभूति लेने का आदेश दिया जा सकता है। किसके द्वारा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता दी गई हैं कि कोई ऐसा अपराध अभ्यास करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जो, अब कौन से अपराध, जो यहाँ पे कुछ अधिनियम बताए गए हैं, इन अधिनियम के तहत कोई ऐसा अपराध करता रहता है, एक के बाद एक करता रहता है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो कौन कौन सी है? एक तो हो गई औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, ठीक है ना। दूसरा हो गया विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि या और कुटुंब पेंशन अधिनियम 1952, खाद्य अपशिष्ट निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, अस्पृश्यता, ठीक है ना, सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी विशेषज्ञ, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ें ये बताऊँ कि जो आपके टी का एग्जाम होता है, ठीक है, जुडिशरी में, तो यहाँ पर आपकी इससे क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो अभ्यासिक अपराधी हैं तो कौन से, मान लीजिए इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक गलत ऑप्शन दे देगा, तो ये यहाँ पर पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा एक इसमें नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा एक के बाद एक क्रम से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए में क्या है, ठीक है ना, बी में, या फिर इसको नहीं तो आप इसको बस याद रखिए कि औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं जुडिशरी में, तो आपको इनमें से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और उसके बाद है जमाखोरी, मुनाफाखोरी, ये सब तो है ही है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए उपबंध करने वाली कोई ऐसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है तो यहाँ पर उससे क्या किया जा सकता है, 3 वर्ष तक के लिए यहाँ पे प्रतिभूति ली जा सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगी पूरे आपकी प्रतिभूति लेने का जो भी एक क्रम है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 106, जहाँ पे पावर किसके पास थी, सेशन और मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। और उसके बाद हमने पढ़ा 107 में किसके पास पावर थी, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो 106 है उसमें 3 वर्ष तक का, और 107, 108, 109, ठीक है ना, यहाँ पर किसके पास पावर थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष तक का है प्रतिभूति ले सकते थे। और यहाँ पर लास्ट में आता है 110, यानी कि आपका 106 और 110 इन दोनों में 3 वर्ष तक के लिए क्या किया जा सकता है, यहाँ पे प्रतिभूति ली जा सकती है, ठीक है। 2 सेक्शन ऐसे जहाँ पे 3 वर्ष तक के लिए 106, 110, और इन दोनों के बीच में जितने सेक्शन आए 7, 8, 9, ठीक है ना, 107, 108, 109, इसमें एक वर्ष के लिए वहाँ पे प्रतिभूति ली जा सकती है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट सभी में है, सिर्फ एक को छोड़ कर, किसको, 106 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे 111 से हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।